बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सी और सी प्लस प्लस के तीसरे लेक्चर के साथ मेरे फोर्थ लेक्चर के साथ अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है अदनान ऑनलाइन क्लास.नेट के चैनल के साथ। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सी और सी प्लस प्लस में प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज क्या होते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में जब आप शुरू करते हैं, जो आप ऊपर लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है, हैश इंक्लूड कोनियो, ठीक है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं। ये क्या काम करते हैं तो इनको समझें जरा, ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, इसमें स्मॉल नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। देखें जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में जो सिंटैक्स होगा वो आपके सामने हैश होगा, इंक्लूड लगाएंगे आप, उसके बाद आप ब्रैकेट में स्मॉल और ग्रेटर देन ब्रैकेट में हेडर फाइल का नाम लिखेंगे, जिस तरह नीचे दिखाया गया है आईओस्ट्रीम, ठीक है, जिस तरह आप अभी प्रोग्रामिंग में आप पिछले कर चुके हैं। तो ये हेडर फाइल्स हैं, ठीक है जी, इट इज कॉल्ड हेडर फाइल। ये क्या बताता है जी, आपके प्रोग्रामिंग में मैनी फंक्शंस होते हैं, आपको पता है, सी इन है, सी आउट है और बेशुमार फंक्शन होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये फंक्शन जो है सारे के सारे हेडर फाइल्स में मौजूद होते हैं, यानी कि कलेक्शंस ऑफ लाइब्रेरीज, ये सारे लाइब्रेरियों में मौजूद होती है। ये आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी है किस्म की, ठीक है, कोनियो, ठीक है, मैथ, ये सारी लाइब्रेरीज हैं जो वक्तन फक्तन यूज करते रहेंगे। जैसे जिस जिस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती रहेगी आप उसको हेडर फाइल में यूज करते रहें। तो ये प्री प्रोसेसर है। प्रोसेसर यानी कि कंपाइलर को ये बताता है कि मेरे प्रोग्रामिंग में जो जो फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं वो फंक्शन इन लाइब्रेरीज में मौजूद है। तो याद रखें जी, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हमेशा जो है ना हैश फाइल से शुरू होगी। देखिए हैश फाइल नजर आ रहा है, ठीक है जी, और नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ दिस कमांड, उसमें कोई आखिर में सेमीकोलन यूज नहीं होता, ठीक हो गया, कोई सेमीकोलन यूज नहीं होगा। तो ये इट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। तो ये देखें आईओस्ट्रीम में कौन से फंक्शंस पड़े हुए हैं, देखो सी इन और सी आउट पड़ा हुआ है। आपके सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं सी प्लस प्लस के, तो वो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें सी इन और सी आउट संभालना हुआ हो, लाजमी तौर पर ये होते हैं। तो सी इन और सी आउट जो है ये इनपुट और आउटपुट फंक्शंस हैं जो हेडर फाइल में पड़े हुए हैं। और कौन सी हेडर फाइल में, आईओस्ट्रीम में। तो आईओस्ट्रीम अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको ज़ाहिर बार एरर आएगा, वो कहेगा सी इन क्या चीज है, सी आउट क्या चीज है। तो जब ये हेडर फाइल इस्तेमाल करेंगे तो उसको खुद ब खुद पता लग जाएगा ये फंक्शन जो है मेरे इस हेडर फाइल में मौजूद है। इसके अलावा एक और है, बट विद इन एसटीडी नेम स्पेस। ये अक्सर आपने अभी प्रोग्रामिंग में यूज कर रहा हूँ, आईओस्ट्रीम के बाद आपने ये यूज करना है। ये भी किस्म का नेम स्पेस है जी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यूजिंग भी है, रिजर्व वर्ड है, इंक्लूड भी रिजर्व वर्ड है, नेम स्पेस भी रिजर्व वर्ड है, ठीक है। बट विद इन एसटीडी नेम स्पेस, तो ये भी नेम स्पेस है किस्म का। तो याद रखें जी, सी इन और सी आउट जब भी प्रोग्रामिंग में यूज करें तो आपने ये दो स्टेटमेंट्स लाजमी यूज करनी है, ठीक हो गया। हाँ, अगर आपने मैथ के फंक्शन यूज करने, मैथ के यानी कि SQRT, स्क्वायर रूट, ठीक है, साइन, कॉज वगैरह मैथ के फंक्शन, या स्ट्रिंग के फंक्शन, मैथ के नहीं स्ट्रिंग के, तो आपने स्ट्रिंग की हेडर फाइल लगानी है। और अगर अपने मैथ के फंक्शन यूज करने तो आपने मैथ की हेडर फाइल लगानी है, math.h। अगर स्ट्रिंग का डेटा टाइप यूज करना है तो स्ट्रिंग आपने हेडर फाइल लगानी है, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के हेडर फाइल हैं। अच्छा, जब आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की कोडिंग करते हैं, जिस तरह अभी हमने पीछे प्रोग्रामिंग में किया, तो जब उसको आप सेव करेंगे तो जाहिर बात है, अभी मैंने बताया कि वो .cpp पे भी सेव हो सकता है और .c पे भी सेव हो सकता है। अगर .cpp पे सेव हुआ तो उसका मतलब है कि इसकी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग है। अच्छा, जब ये सेव हो जाता है, जब आप उसको कंपाइल करते हैं ना, तो कंपाइल, ठीक है ना, और आपको पता है कंपाइल किस की से करते थे, ये आपको मैंने बताया हुआ है। देखिए एग्जीक्यूशन में जाएं, एग्जीक्यूट, ये देखिए कंपाइल ये F9 से करते हैं, ठीक है, F9। तो कहते हैं जब आप कंपाइल करते हैं किसी प्रोग्राम को तो उसका ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है, यानी कि .obg के नाम से एक ऑब्जेक्ट कोड बनता है, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको रन करते हैं तो उसकी फिर exe फाइल बनती है, एक्सटेंशन उसकी .exe होती है, ये याद रखें। सबसे पहले cpp की फाइल बनती है, फिर ऑब्जेक्ट की फाइल बनती है, फिर exe फाइल बनती है। अच्छा, जब भी आप प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे आपको मैंने बताया मेन फंक्शन लाजमी है जी। मेन फंक्शन
के बगैर प्रोग्रामिंग होती नहीं है। मेन फंक्शन के अंदर तमाम फंक्शंस मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन मेन इज कॉल्ड हेडर ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन की हेडर होता है, सबसे पहले प्रोग्रामिंग में आपने ये यूज करना पड़ता है, ठीक है। इंट मेन सेमीकोलन के आगे कोई ब्रैकेट, तो इसके आगे कोई भी आपने सेमीकोलन नहीं लगाना, ये याद रख लें। अच्छा, स्मॉल और बड़ी ये स्मॉल ब्रैकेट जो आपको सामने नजर आ रही है, मैंने आपको बताया था, ये जहां भी किसी नाम के सामने आ जाए ये फंक्शन की निशानी है, मतलब मेन एक फंक्शन है, ठीक है। उस मेन फंक्शन के बाद फिर आपने ये स्मॉल ब्रेसेस देने, ये ठीक है, ये प्रोग्रामिंग में आपने लाजमी देने होते हैं। एक स्टार्टिंग ब्रास, एक एंडिंग ब्रास, ठीक है। तो फिर इसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग करनी है। ये देखिए प्रोग्रामिंग है आपके सामने, आईओस्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, ये कांस्टेंट है, नंबर इज इक्वल टू 12। ये देखिए ये मेन फंक्शन है इंट। अब ये स्टार्टिंग ब्रास ये हो गई और क्लोजिंग ब्रास ये आपके सामने नजर आ रही है, उसके अंदर ये सारी कोडिंग हुई हुई है। सी इंट फर्स्ट नेम नम से लेकर रिटर्न 0 तक, ये सारी मेन फंक्शन के अंदर अंदर प्रोग्रामिंग हुई हुई है। और ये कमेंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, कमेंट्स भी आप पढ़ कर आ चुके हैं। अगर सिंगल लाइन के कमेंट्स हैं तो डबल फ्लैश से उसको जाहिर किया जाता है, ठीक है ना। ये आपके सामने प्रोग्रामिंग है, भी हम करेंगे भी कोई प्रोग्राम, तो कंसेप्ट क्लियर करें अपने। तो देखें हेडर फाइल इस्तेमाल हो रही है आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम इसलिए यूज हो रहा है कि इसमें सी इन और सी आउट के फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये सी इन सी आउट आईओस्ट्रीम में मौजूद होते हैं। तो ये रन जब आप प्रोग्राम करेंगे तो उसका रिजल्ट ये आएगा, ठीक है जी। फर्स्ट नम 18 है, एंटर द नम एन इंटीजर 15 किसी ने किया, सेकंड नम इसने 15 किया, तो न्यू वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नम 60। अच्छा, प्रोग्राम स्टाइल एंड फॉर्म्स। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हैज अ मेन फंक्शन, ये आपको पता है, लाजमी तौर पर मेन फंक्शन यूज करेंगे, उसके बगैर तो कोई प्रोग्रामिंग होगी नहीं। तो सबसे पहले आपने मेन फंक्शन यूज करना है। उसके बाद अगर आपके सिंटैक्स एरर आते हैं, कोई एरर आ जाता है तो आपको एरर बताएगा, ठीक है। जिस तरह ये दूसरी लाइन में एरर है इंट वाई, देखिए आपने सेमीकोलन डाला, एक किस्म का एरर है, ठीक है ना। तो अगर एरर्स आ जाएं तो आप उसको एरर्स को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एरर्स इन द सिंटैक्स आर फाउंड इन कंपाइलेशन। जब सिंटैक्स एरर होगा, जब आप कंपाइल करेंगे F9 से, तो उस वक्त आपको सिंटैक्स एरर बताएगा। आपको मैंने बताया था जब भी प्रोग्रामिंग करें तो ब्लैंक स्पेसेस जरा छोड़ते रहें, क्योंकि रीडेबल आसान होता है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं प्रोग्रामिंग को, आसानी से आपको समझ आ सकती है। तो यू यूज वन और मोर ब्लैंक्स टू सेपरेट नंबर्स व्हेन डेटा इज इनपुट, यूज टू सेपरेट रिजर्व वर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स फॉर ईच अदर एंड फ्रॉम अदर सिंबल्स। तो बस ये याद रखें जब भी आप प्रोग्रामिंग करें ब्लैंक स्पेसेस को छोड़ते रहें कि रीडेबल उसका आसानी से हो। हाँ जी, जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये तो हमने बताया कि एंड जब करेंगे, एंड लाइन होगी तो वो सेमीकोलन से एंड होगी, ठीक है। ऑल सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स एंड विद सेमीकोलन, तो ये याद रखें, उसे टर्मिनेटर भी कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं, ओके। और अगर कामा यूज कर रहे हैं तो कामा एक एटम से दूसरे एटम या एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को सेपरेट करना हो तो बीच में कामा लगाते हैं। अभी देखिए सेमेंटिक्स है, ये किस्म की एग्जांपल आपको समझा रहा है कि 2 + 3 × 5 और फिर ब्रैकेट 2 + 3 ब्रैकेट 1 × 5। कहते हैं इन दोनों में फर्क है, यानी कि इन दोनों में वाकई फर्क है। अगर ये C++ प्रोग्राम पहला वाला जो है एक्सप्रेशन इसमें और इसमें, मैथ में भी यही बताता है फर्क है, क्योंकि पहले ब्रैकेट हल होगी बाद में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो पॉसिबल टू रिमूव ऑल सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम एंड still not have to it run, even if it run it may still not do what you mean it to do। कहते हैं सबसे पहले आपने जितना हो सके आपने एरर्स पहले से रिमूव कर लेने, तो क्योंकि इन दोनों में फर्क है, फिर आपके रिजल्ट में भी फर्क आ सकता है। आइडेंटिफायर के मैंने रूल्स बताए थे, वेरिएबल जब आप रखें तो आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ऐसे नाम रखें कि सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग हो, मतलब ऐसे नाम ना रखें जिसकी समझ ही ना आती हो, ठीक है ना। अब ये देखें एनुअल सेल है ना, अब इसमें कोई स्पेस इसने नहीं छोड़ी हुई, अब कोई पढ़ेगा शुरू में तो उसको पढ़ने में जरा मुश्किल होगी,
तो कहता है बजाय इसके आप इस तरह लिख दें एनुअल अंडरस्कोर स्केल। तो अंडरस्कोर की तो इजाजत है, वेरिएबल में आइडेंटिफायर में मैंने आपको रूल्स बताए हैं, तो अंडरस्कोर की इजाजत है, ठीक है, स्पेस की इजाजत नहीं है, और इसके अलावा किसी दूसरे रिजर्व वर्ड या सिंबल की इजाजत नहीं है सिवाय अंडरस्कोर के। तो कहता है अच्छा तरीका ये है कि जब आप आइडेंटिफायर के नाम दें तो मीनिंगफुल नाम दें कि पढ़ने वाला जब आपके प्रोग्रामिंग को देखे तो उसको लिए आसानी हो। हाँ जी, कहते हैं जब आप प्रोग्रामिंग करें तो अच्छा तरीका ये है कि एक लाइन जब प्रोग्रामिंग एंड हो जाए, ठीक है, तो दूसरी लाइन जब शुरू करने लगे तो एंड एल लगा लें कि दूसरी लाइन से प्रोग्राम दूसरी लाइन पे कर्सर चला जाए। फर्स्ट का ये प्रोग्राम है, प्लीज इंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10 एंड, अभी एंड आया, ठीक है, तो यहां तक एक लाइन हो गई। अब मैं दूसरी लाइन जब करूंगा तो ये एंड एल लगाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, नम आपसे नीचे प्रॉम्प्ट करेगा, नीचे मांगेगा, साथ ही नहीं मांगेगा, प्रेस एंटर एनी की साथ में नहीं मांगेगा क्योंकि एंड एल लगा हुआ है तो कर्सर नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। तो कहता है ये एंड एल लगाया करें हर लाइन के आखिर में तो अच्छा रहेगा, रीडेबल भी आसान रहेगी और एग्जीक्यूशन तो होती है लेकिन यूजर के लिए बड़ा अच्छा रहता है। जी, जब भी कोई प्रोग्रामिंग करें, बड़ी से बड़ी प्रोग्रामिंग या कोई प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए अच्छा है कि आप जब भी प्रोग्रामिंग करें ना तो डॉक्यूमेंटेशन करते रहें। सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, जावा में, हर जगह जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करें ना डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ करते रहें। क्यों करते रहें कि जब भी डॉक्यूमेंटेशन आप देखेंगे प्रोग्रामिंग की तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। साल बाद देखते हैं, 2 साल बाद देखते हैं, तो प्रोग्राम इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। अंडरस्टैंड भी आसान हो जाता है और मॉडिफाई भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो यू यूज कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट प्रोग्राम्स, तो एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द प्रोग्राम आसान हो जाता है। आइडेंटिफाई हु रोट इट, किसने इसको राइट किया, किस मकसद के लिए किया, ठीक है, इसमें क्या क्या फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रोग्रामिंग की साथ में रहेगी, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हार्ड कॉपी कागजों में लिखा, तो ये आपके लिए बड़ा आसानी रहेगी। वो प्रोग्रामिंग जो आपने प्रोजेक्ट्स में यूज की हुई है, प्रोजेक्ट आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हुए, तो उसके लिए अच्छी है डॉक्यूमेंटेशन। जब सी प्लस प्लस में प्रोग्राम के स्टाइल्स क्या होते हैं ये तो आपको पता है। देखें कि ऊपर वाली है इंट फीट कामा इंच, एक इस तरह भी लिख सकते हैं, डबल एक्स कामा वाई इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं इंट ए कामा बी, फिर सेमीकोलन के बाद उसी तरह शुरू कर दिया बाद में दूसरी लाइन। तो कहता है मेथड 1 जरा आसान है डिक्लेयर, ठीक है, पढ़ने में आसान लगता है और अच्छा तरीका भी यही है। हालांकि मेथड 2 में कोई मसला नहीं है, कोई एरर भी नहीं है, चल जाएगा, लेकिन यह है कि मेथड 1 लिखने में आसान है। तो कोशिश करें कि प्रोग्रामिंग को रीडेबल बनाएं, जो दूसरा देखे उसके लिए आसानी हो। ठीक हो गया ना, तो मेथड 1 आसान है, मेथड 2 भी ठीक है लेकिन रीडेबल नहीं है। हाँ जी, साइमन ऑपरेटर आपने पढ़े थे, ठीक है, ये जो साइमन ऑपरेटर सिंगल इज इक्वल टू का निशान है, ये साइमन ऑपरेटर है। लेकिन अगर साइमन ऑपरेटर के साथ कोई दूसरे ऑपरेटर लगे हो, प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, स्टारिक लगाओ, ठीक है, स्लैश, ये, तो उससे कहते हैं कंपाउंड, कंपाउंड साइमन ऑपरेटर, याद रखना जी, ठीक है। ये भी एक ऑपरेटर है लेकिन ये अलग से कोई ऑपरेटर नहीं है, बस कंपाउंड नाम ही इसी वजह से रखा गया है कि ये साइमन ऑपरेटर के साथ अगर ये लफ्ज लगाओ तो ये कंपाउंड साइमन ऑपरेटर बनता है। इसका क्या मतलब होता है जी? इसका मतलब ये देखें, एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है, गौर से देखें, एक्स स्टार एक्स इज इक्वल टू, मतलब साइमन ऑपरेटर फिर वाई। इसका मतलब ये है कि x की कीमत अगर 2 है और y की कीमत 3 है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे और जो रिजल्ट होगा वो x में स्टोर हो जाएगा। ये मतलब है इसका। इसका मतलब बिल्कुल वही है कि x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, बिल्कुल वही तरीका, वही चीज है। अच्छा, x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू वाई, तो वही तरीका है, यानी कि x की कीमत और y की कीमत दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और रिजल्ट जो सेव होगा वो x में सेव होगा। तो ये एक सी प्लस प्लस में और आजकल की जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस आ रही हैं उसमें कंपाउंड स्टेटमेंट यूज होते हैं आसानी के लिए, ठीक है। तो ये मतलब है, ठीक है, इसका।
ये प्रोग्रामिंग की एग्जांपल्स आपको दिखाई गई है, ठीक है। पहले वेरिएबल्स दिखाए गए, मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था। इंट फीट है, इंट इंचेस है, इंट टोटल इंचेस है, ठीक है। ये वेरिएबल की एग्जांपल्स है। नीचे कांस्टेंट की एग्जांपल्स है। अगर आपने कांस्टेंट इस्तेमाल करने हैं प्रोग्राम में तो CONST लगाएंगे, उसके बाद डेटा टाइप लिखेंगे डबल, उसके बाद वेरिएबल के नाम। ये वेरिएबल का नाम है कस्टमर अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर इंच, ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। इसी तरह नीचे भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसकी वैल्यू मुस्तकिल है, यानी कि कांस्टेंट है, क्योंकि CONST लिखा हुआ है, यानी कि इंच पर फुट जो है वो हमेशा प्रोग्राम में 12 ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल की एक मिसाल थी। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में? एल्गोरिथम्स अपनी आसानी के लिए करते हैं। एल्गोरिथम जब आप अच्छे प्रोग्रामिंग बन जाएंगे, प्रोग्रामर बन जाएंगे, तो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं लोग कि एल्गोरिथम से पढ़ के आप अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब उसको प्रोग्राम को समझ सकते हैं। मतलब देखिए ये एल्गोरिथम लिखी है, एल्गोरिथम का मतलब है कि इंग्लिश के कुछ लफ्ज होते हैं जो आपको समझा देते हैं कि यार इस तरह की प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है ना। अभी देखिए प्रोग्राम है प्रॉम्प्ट यूजर फॉर इनपुट, क्या मतलब है? यूजर से आपने इनपुट मांगना है, ठीक है। गेट डेटा, डेटा एंटर करें। इको एंड प्रिंट, मतलब उसको डेटा एंटर कर दिया फिर प्रिंट कर दें। अच्छा, उसके बाद फाइंड लेंथ इन इंचेस, लेंथ मालूम करें इंच में, ठीक है। आउट लेंथ इन इंचेस, फिर आउटपुट दे दें इंचेस में। फिर कन्वर्ट लेंथ टू सेंटीमीटर, फिर उस लेंथ को सेंटीमीटर में चेंज कर दें। फिर आउटपुट लेंथ इन सेंटीमीटर, फिर आउटपुट लेंथ को सेंटीमीटर में चेंज कर दें। तो ये एल्गोरिथम सिर्फ आपको ये समझाता है कि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसको अगर आप इसको देख लें तो आप आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जो आपको समझाते हैं कि इस तरह की प्रोग्रामिंग करनी है। अब ये देखें एक प्रोग्राम है, बताया गया है कि इंट मेन से शुरू हो रहा है प्रोग्राम, आगे एक ब्रास है, ठीक है। इसके अंदर सारी कोडिंग करनी है, फिर आखिर में एंडिंग ब्रास करनी है, बस यहाँ तक प्रोग्राम खत्म। तो प्रोग्रामिंग एग्जांपल है बॉडी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की बॉडी क्या है? मेन के बाद जो ब्रासेस शुरू हो रहे हैं ये फंक्शन की बॉडी है। मैंने बताया मेन बजाते खुद एक फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर जो ये कोडिंग हुई हुई है तीन लाइनों में, ये फंक्शन बॉडी है। कहता है आपने जब प्रोग्राम करेंगे तो कंप्लीट प्रोग्राम करें, जाहिर बात है कंप्लीट करनी है, आपने हेडर फाइलें डालनी है, उसके बाद मेन फंक्शन लिखना है, फिर आपने ब्रासेस लगाने हैं, फिर आपने कोडिंग करनी है। ये देखें प्रोग्राम है, बहुत लेंथी तो नहीं है, बड़ा है, लेकिन देख लें। यूजिंग नेम स्पेस std लिखा हुआ है। अब ये दूसरी लाइन में कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये देखिए कांस्टेंट 2 है, ठीक है। फिर मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी प्रोग्रामिंग। तो कहता है जब आप प्रोग्राम करें तो अच्छा है कि आप उसमें कमेंट्स भी डालते रहें कि समझने के लिए ना। अब देखिए नेम कॉन्स्टेंट्स, अब मुझे पता लग गया नीचे कांस्टेंट है। डिक्लेयर वेरिएबल, अब मुझे पता लग गया नीचे ये 3 जो है ये वेरिएबल्स हैं। अच्छा, स्टेटमेंट स्टेप 1 और स्टेप 7, तो स्टेप 1 से लेकर स्टेप 7 तक ये स्टेटमेंट्स हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो ये देखिए कमेंट्स आसानी पैदा कर देते हैं आपके लिए प्रोग्राम को समझने के लिए। तो बस इसका जो आउटपुट होगा वो इस किस्म का होगा, ठीक है। जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इस वाले प्रोग्राम को जब आउटपुट होगा तो उस तरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये लेक्चर मुकम्मल करते हैं। तो जाने से पहले हस्ब रिवायत हम एक प्रोग्राम जरूर करेंगे, ठीक है। आए करते हैं जी, फाइल में गए, न्यू सोर्स, चलिए एक प्रोग्राम करते हैं। इंक्लूड इंक्लूड स्पेलिंग सही होने चाहिए, नहीं तो मसले होते हैं। आयो स्ट्रीम, ठीक हो गया, नीचे आ जाए। फिर इंक्लूड, अच्छा मैंने एक और इंक्लूड इसलिए डाल रहा हूँ कि इसमें एक जरूरत है मुझे, कोनियो डॉट, ये भी एक हेडर फाइल है। अच्छा एक और भी डालनी है क्योंकि मुझे उसकी भी जरूरत है। मैथ, MATH, मैथ, ठीक हो गया, नीचे आ जाए। अच्छा वही दे दें, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, ठीक है। इंट मेन
नीचे आ जाए। हाँ, यह प्रोग्रामिंग करते हैं। इंट मुझे 3 वेरिएबल चाहिए, ए कामा बी कामा सी सेमी कॉलन, 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे फ्लोट चाहिए, ये भी एक वेरिएबल है। मुझे √1 कामा √2 कामा, बस इतना ही ठीक है, 2 चाहिए। अच्छा, अब मैं कहता हूं ए की कीमत हो जाएगी 1, बी इज इक्वल टू 2, सॉरी 5 कर लेते हैं, चले 5, और सी इज इक्वल टू 2। ओके, यानी कि ए की कीमत 1 है, बी की कीमत 5 है, सी की कीमत 2 है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर लिखे हुए। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखे हुए। तो अब मैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रोग्रामिंग करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको मैं हल करता हूं। ठीक है, यानी कि इसमें कितने मुझे वेरिएबल चाहिए, ए बी सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी 3 वेरिएबल यूज होते हैं, और मैंने तीनों वेरिएबल की कीमतें दे दी हैं पहले से। अब मैं किस तरह करूंगा जी, देखें, √1 ये पहला वेरिएबल, इसमें रिजल्ट आएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सिंटैक्स है, एग्जांपल है, वो इस तरह लिखनी है आपने। माइनस बी, आपको पता है माइनस बी होता है, उसके बाद प्लस, ठीक है, SQRT, ये देखें स्क्वायर रूट, ये फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन देगा। ये किस हेडर फाइल में पड़ा है, मैथ हेडर फाइल में पड़ा है, इसलिए मुझे मैथ को लगाना पड़ा। ठीक है, फिर आप दे दें बी स्टार बी, ठीक है, -4 स्टार ए स्टार सी ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं, 2.0 स्टार ए। ठीक हो गया ना। तो आप गौर से देखें, इधर मैंने ये लगाना था, एक या मैंने डबल स्पेस लगाना है इस पे, इधर मैंने हटा देना है इसको, ये। अच्छा, ये तो हो गया प्लस का, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी प्लस माइनस होता है, तो ये मैंने प्लस का किया है। ठीक है, अब मैं माइनस का करता हूँ, वही चीज होगी, दूसरे वेरिएबल में इसको स्टोर करूंगा, माइनस बी। ठीक है, आप देखिए यहाँ प्लस था, भी माइनस करूंगा मैं, माइनस, बाकी उसी तरह SQRT ब्रैकेट बी स्टार बी, ठीक है, -4 स्टार ए स्टार सी। ठीक है, डबल हो गया। अच्छा, इसको एक हटा लें यहाँ से, स्टार सी हो गया, ये आगे आए, डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ आपने एक ब्रैकेट छोड़ दिए जी, हाँ यहाँ ब्रैकेट लगानी थी लाजमी। हाँ, अब इसको हटा दें, को ये हटा दें, अब सही हो गया। इसी तरह यहाँ भी एक ब्रैकेट लगानी है, ये। ठीक है, तो 2 -0 स्टार ए, और आपने यहाँ सेमी कॉलन लाजमी देना है, मैंने ऊपर भी नहीं दिया आपको, मैंने बताया हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमी कॉलन लाजमी आएगा, नहीं तो एरर आएगा। अच्छा, उसके बाद बस प्रोग्राम खत्म, रिटर्न लिखना है और 0 लिख देना है और सेमी कॉलन। ठीक है, आप सेव कर दे प्रोग्राम को, फाइल में गए, सेव एज, तो उसको नाम दे दें SQRT स्क्वायर रूट C++ में सेव कर दें। ठीक है, तो SQRT C++ और सेव हो गया प्रोग्राम। अब मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। तो कंपाइल, मैंने बताया था कंपाइल आपको ट्रांसलेट करता है, यानी कि हाई लेवल से लो लेवल में, क्योंकि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, APC लिखा हुआ है, तो अगर मैं F9 दबा दूंगा तो ये कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अगर कंपाइल और रन दोनों आपने करने हैं तो F11 दबा दें, तो यही दबा देते हैं हम।
तो देखें इसमें एरर है, देखते हैं जी क्या एरर है। एक एरर तो मैंने ठीक कर लिया, डॉट एच था। देखें रूट की मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, तो आर टी लगा दें, अब सही हो गया। आप रन कर दें, ये देखें प्रोसेस इसकी जो, अच्छा इसका आउटपुट नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि मैंने तो आउटपुट प्रिंट ही नहीं कराया। रिजल्ट आ गया रूट 1 में, रूट 2 में रिजल्ट आ गया, ठीक है, लेकिन आउटपुट मैंने प्रिंट ही नहीं कराया सी आउट की मदद से। देखा आपने? तो मैं प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट के लिए अच्छा है कि स्क्रीन क्लियर हो जाए। SCLR ये फंक्शन इस्तेमाल होता है जी स्क्रीन क्लियर के लिए। ये जो कोनियो मैंने लिखा है, और यहाँ देखिए कोनियो, CONIO, कोनियो में CLR SCR मौजूद है। अच्छा, CLR SCR फंक्शन है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर करता है, तो ये कोनियो के हेडर फाइल में मौजूद है। अब मैं रिजल्ट को प्रिंट करा रहा हूं, तो सी आउट के जरिए करूंगा, सी आउट, ठीक है जी, डबल फर्स्ट रूट फर्स्ट टू, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, डबल कोड हो गया, ठीक है जी, रूट 1 एंड सॉरी एंड एल, बताया था एंड एल किस लिए यूज होता है, नीचे वाली लाइन में चला जाएगा अगला। सी आउट दूसरा, सेकेंड रूट इज इक्वल टू, ठीक है, रूट 2 एंड एल, ओके, ठीक है जी। अब इसको दोबारा सेव कर दें, ठीक है जी, कंट्रोल एस से मैंने उसी नाम से सेव कर दिया। एग्जीक्यूट हो जाए, कंपाइलर रन करें। हाँ, क्या कहते हैं, CLR SCR के स्पेलिंग CLR SCR, इसको डिलीट कर दें, बाद में देखते हैं, इसको रन कर लें। तो देखें फर्स्ट रूट आपके सामने आ गया, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई, और सेकंड रूट की वैल्यू आ गई, यानी कि स्क्वायर रूट यानी कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की वैल्यू ये आ गई। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अगर आपने a की कीमत 1 दी हो, b की कीमत 5 दी हो, 2 की कीमत 2 दी हो, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली जो प्लस के साथ होगा, प्लस माइनस होता है, तो पहले प्लस की अगर लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, और अगर माइनस लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक हो गया। तो एग्जाम्पल थी, इसमें देखें वेरिएबल भी यूज हो रहा है, इसमें सी आउट भी यूज हो रहा है, ठीक है, इसमें इंट भी यूज हो रहा है, फ्लोट भी यूज हो रहा है। तो आपको मैंने समझा दिया। आपने देखिए इसमें एक नई हेडर फाइल यूज हो रही है मैथ की, इसलिए यूज किया मैथ को क्योंकि SQRT जो फंक्शन है वो इस हेडर फाइल में मौजूद है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम की समझ आई होगी। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।